हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज से हम यूनिट 3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स चालू करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने अपनी बीटेक 2019 में कंप्लीट करी एनआईटी रायपुर से। उसके बाद मैं एज अ सीनियर एनालिस्ट काम किया कैपजेमिनी में। Then I left my job and I prepared for SSC CGL for around 7 to 8 months and I got the auditor post from that. ठीक है। उसके बाद मैंने कैट एग्ज़ाम लिखा और मुझे IIM रांची में एडमिशन मिला एंड मैं अभी अपने सेकेंड ईयर के MBA के कोर्स में हूँ। उसके अलावा मैंने कुछ और एग्ज़ाम्स भी निकाले जैसे कि IBACIO और SSC सिलेक्शन पोस्ट। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम अपना आज का लेक्चर जो है वो चालू करेंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम लोग बैंकिंग रिस्क क्या होते हैं, उसके रिस्क के टाइप्स क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे और रिस्क को कम कैसे कर सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी फॉर्म्स है, नेशनल लेवल पे कौन ऑपरेट कर रहा है जो रिस्क को देखता है और रिस्क को कम करेगा। ठीक है, ये आज का हमारा मेन मोटो रहेगा। तो दोस्तों, रिस्क से हम क्या समझते हैं? रिस्क मैनेजमेंट को पढ़ने से पहले फर्स्ट वी शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट इज रिस्क। ठीक है, जैसे कि मैं अगर अपना बिजनेस चालू करने गया, बिजनेस चालू करने से पहले मैं एक पेस्टल एनालिसिस करूँगा। पेस्टल मतलब होता है पॉलिटिकल एनालिसिस, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड लीगल। ठीक है, इन सब की एनालिसिस करने के बाद मैं अपनी कॉम्पिटिटर की एनालिसिस भी करूँगा। ठीक है, कॉम्पिटिटर लैंडस्केप लूँगा। उसके बाद मैं अपना बिजनेस कोई भी चालू करूँगा। इससे क्या होगा, ऐसा नहीं है कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, पर इससे मैं अपने रिस्क को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक अच्छी रिसर्च करी, उसके बाद मैंने अपना कोई बिजनेस डाला। तो वैसे ही बैंक्स में भी ऐसी कुछ चीज़ें होती है कि आपको अपने जो रिस्क है उसको आप एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, पर डेफिनेटली आप उसे कम कर सकते हो, है ना। तो वैसे ही रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? रिस्क इज द एक्सपोजर ऑफ अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन हैज अ फैक्टर्स दैट विल लोअर इट्स प्रॉफिट और लीड टू फेल। तो वही होता है, रिस्क जो होता है वो किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसके जो प्रॉफिट है उसको हैम्पर करता है, उसको कम कर सकता है या उसको फेल भी कर सकता है। बहुत सारी कंपनीज जैसे कोविड-19 के बाद, जो आप कोचिंग का एग्जाम्पल ले लो, कुछ हमारे लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो सिर्फ ऑफलाइन पढ़ाते थे, बट कोविड-19 के टाइम ऑनलाइन का ज़माना आ गया। बहुत सारी कोचिंग्स बैंकरप्ट हो गए, उन लोग बंद हो गए। तो उसके कारण उन लोग फेल ही हो गए, डायरेक्ट मतलब रिस्क आया, किसी को अनएक्सपेक्टेड रिस्क था, उसके कारण कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद भी हो गई, तो वो फेल हो गए। तो रिस्क का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, ये कंपनी को बंद भी कर सकता है, ये उनके प्रॉफिट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो यही है रिस्क, और इसी को मैनेज करना वो कहलाता है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, पर हम लोग, क्योंकि हम RBI ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें डेफिनेटली बैंकिंग के रिस्क के ऊपर चर्चा करनी होगी। तो क्या होता है, बैंकिंग के भी कुछ रिस्क होते हैं। जैसे कि कोई इंसान ने, बैंक ने किसी को लोन लेंड किया, वो इंसान लोन लिया और लोन वापस ही नहीं कर पाया, वो एक रिस्क हो गया। ठीक है, या तो कोई गलती से बैंक का कोई एम्प्लॉई है, उसने किसी और अकाउंट में पैसा भेज दिया, वो एक रिस्क हो गया और वहाँ से वो पैसा निकाल नहीं पा रहा है, वो भी एक तरीके का रिस्क हो गया। या इकोनॉमिकल डाउनटर्न आ गया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, वो हिट कर दी, तो उसके कारण भी बैंकरप्ट होने की चांसेस बढ़ गई, सारी कंपनीज बंद होने लगी। लिक्विडिटी रेशियो मतलब लिक्विडिटी कैश के फॉर्म में बैंक के पास अवेलेबल नहीं रहा, तो बैंक्स शट हो गए, ये भी एक तरह का रिस्क है। ठीक है, फंडिंग टाइम पे नहीं मिलना, ये भी एक रिस्क है। या रेपुटेशन ख़राब हो जाए, कोई भी बैंक की हो जाता है ना, कभी कभी रेपुटेशन ख़राब हो जाए। तो जैसे नीरव मोदी का एग्जांपल ले लो, वो भाग गया, तो उसके बाद जो बैंक की रेपुटेशन है वो काफ़ी ख़राब हो गई, है ना। तो उससे भी, उसके कारण लोग अपने फंड्स निकालने लग जाते हैं, तो वो भी एक तरह का रिस्क है। तो ये सब जो रिस्क है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, और इसको काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला जो रिस्क है वो है दोस्तों क्रेडिट या डिफ़ॉल्ट रिस्क। अब इसका मतलब क्या होता है, समझ लो, बैंक ने किसी को पैसा दिया, एग्जाम्पल, बैंक ने मोहन को पैसा दे दिया और मोहन जो है वो पैसा देने में फेल हो गया।
तो ये होता है क्रेडिट या डिफ़ॉल्ट रिस्क। मतलब जिसको बैंक ने पैसा दिया वो उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर पाया, वो अपने ऑब्लिगेशन था उसको देने का पैसा और वो नहीं दे पाया, इसके कारण बैंक को लॉस हो गया क्योंकि उसको प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों नहीं मिल पाए। तो ये होता है क्रेडिट रिस्क। अब क्रेडिट रिस्क के दो टाइप होते हैं। अब देखो, अब ये कैसे होता है, एक होता है काउंटर पार्टी रिस्क, ठीक है, काउंटर पार्टी रिस्क। अब जैसे फॉर एग्जांपल मोहन है, मोहन का एग्रीकल्चर का बिजनेस है, मोहन ने बाहर अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को सप्लाई किया, ठीक है, बाहर उसने कोई भी कंट्री ले लो आप, फॉर एग्जांपल मोहन ने श्रीलंका में अपने सप्लाई किया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। अब श्रीलंका का जो बंदा है जिसको मोहन ने सप्लाई किया उसने दिया नहीं, वो उसने उसको पैसा ही नहीं दिया, तो फिर से मोहन फेल हो गया, मोहन नहीं दे पाएगा ना पैसा, ऐसे मोहन की गलती है क्या? नहीं है। तो यही होता है काउंटर पार्टी रिस्क। इट अराइजेस व्हेन द काउंटर पार्टी इज अनेबल टू परफॉर्म इट्स साइड ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब दूसरा होता है कंट्री रिस्क। अब मोहन ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बेचा, वो कहाँ पे बेचा? श्रीलंका में बेचा। अब श्रीलंका की गवर्नमेंट बोलती है, उसने सब कुछ बैन कर दिया कि आपको यहाँ से दूसरी कंट्री में ट्रांजैक्शन करना अलाउड है ही नहीं, तो इसमें फिर से मोहन का नुकसान हो गया, फिर से वो नहीं भर पाया। तो ये क्या हुआ, उस कंट्री के कारण बैंक को अपना इंटरेस्ट नहीं मिल पाया, ठीक है। इट इज़ द रिस्क ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ काउंटर पार्टी ड्यू टू रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय अ कंट्री। समझ में आ गया? ठीक। अब होता है दोस्तों ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क में क्या होता है, समझ लो कोई बैंक का एम्प्लॉई है, उसको किसी इंसान को, उसको चलो मोहन को ही, उसको मोहन को ही 2 लाख रुपए देना है, ठीक है। अब वो मोहन की जगह सोहन को 2 लाख रुपए भेज दिया, एरर हो गया बैंक वाले एम्प्लॉय से, इससे नुकसान किसका होगा? बैंक वालों को ही नुकसान होगा। तो इट इज़ द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू एरर्स, इंटरप्शंस और डैमेजेस caused by people, system or processes. Example, losses that occur due to human error, including mistakes made during the transactions. ठीक है, आया समझ में दोस्तों? तो अब हम आते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क पे। तो दोस्तों इसके लिए आपको वही बॉन्ड और इंटरेस्ट रेट का रिलेशनशिप जो हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ी थी उसको बस थोड़ा सा यहाँ पे लेना है। जब बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाता है, बॉन्ड्स का प्राइस बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट कम होता है, और इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो बॉन्ड्स का प्राइस कम हो जाता है। इन दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप हमने स्टैब्लिश ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो जैसे समझ लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई भी बॉन्ड इशू किया, फॉर एग्जांपल एक कोई बॉन्ड है जिसका प्राइस है 100 रुपये का, 100 रुपीज़ का, और उसमें 6% का कूपन है, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं उस बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट किए और उनको रिटर्न्स मिल रहा है 6 रुपये का, मैच्योरिटी में उनको फेस वैल्यू के जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसके साथ आपको पैसा मिल जाएगा 6 रुपये, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब इंटरेस्ट रेट का फ्लक्चुएशन हुआ और अब वो है 8% दे रहा है, वही बॉन्ड का 8% अब दे रहा है। तो अब जो पुरानी बॉन्ड्स थी उसका बॉन्ड प्राइस तो कम हो गया है ना, उसका तो नुकसान होने लग जाएगा। अब लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करके लोग किस में इन्वेस्ट करेंगे? लोग नए वाले इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो यही इसमें बताना चल रहा है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क में कैसे इंटरेस्ट की फ्लक्चुएशन से रिस्क आ जाता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग बुक refers to the current or prospective risk to the bank's capital and earnings arising from adverse movements in interest rates that affect the bank's banking book positions. When interest rates changes, the present value and the timing of future cash flows change, affecting its net interest income. ठीक है, अब समझ में आ गया दोस्तों, कितना इजीली आपको समझ में आ गया। अब है मार्केट रिस्क, ठीक है। मार्केट रिस्क क्या होता है? ये एक सिस्टमैटिक टाइप का रिस्क होता है दोस्तों, ठीक है। ये एकदम जैसे कोविड-19 का आप सिनेरियो ले सकते हो। तो इकोनॉमिक डाउनटर्न हुआ, सारी कंट्रीज़ में सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ, जिसके कारण गुड्स का एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स बंद होने लग गया। उसके कारण पूरे मार्केट में बहुत सारी फ्लक्चुएशंस आ गई और मार्केट में रिस्क ज़्यादा हो गया। उसका एक एग्जांपल आप कह सकते हो इक्विटी रिस्क। इसका ये मतलब है कि समझ लो आपने कोई भी कंपनी में पैसा लगा दिया, ठीक है, आपने कोई भी कंपनी में पैसा लगा दिया और अब उसका जो सीईओ है वो वहाँ से रेजिग्नेशन दे दिया, तो फिर उसके शेयर प्राइस
कम होने लग जाएंगे, तो शेयर प्राइस कम होंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो वैसा वो भी एक टाइप का इक्विटी रिस्क है, वो भी एक टाइप का मार्केट रिस्क है। तो मार्केट रिस्क इज द रिस्क ऑफ लॉसेस इन ऑन एंड ऑफ बैलेंस शीट रिस्क पोजिशंस अराइजिंग फ्रॉम मूवमेंट इन मार्केट प्राइसेस। ठीक है, द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ मार्केट रिस्क इज एन इक्विटी रिस्क। तो ये था आप लोग का मार्केट रिस्क। अब है दोस्तों लिक्विडिटी रिस्क। तो लिक्विडिटी मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी मतलब ये होता है बैंक की जो एबिलिटी होती है कैश में पैसा देने की लोगों को, ठीक है, ये होती है लिक्विडिटी। मतलब उसके पास कितने ऐसे एसेट्स हैं जो कि कैश में कन्वर्ट हो पाए, ये होती है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी रिस्क क्या हो गया? बैंक्स की इनएबिलिटी कि वो अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं कर पा रही है, ये होती है लिक्विडिटी रिस्क। मतलब बैंक्स इस पोजीशन में अब नहीं है कि वो पैसा दे पाए, ठीक है, ये होती है लिक्विडिटी रिस्क। अब ऐसा तो नहीं होगा कि बैंक अपने आप ऐसी पोजीशन में आ जाए, कुछ ना कुछ हुआ होगा। फॉर एग्जांपल उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे फंडिंग रिस्क होती है, ठीक है। फंडिंग रिस्क में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब अपनी एफडीज निकाली है, फिक्स डिपॉजिट सब निकाल के लोग चले गए, तो बैंक के पास पैसा बचेगा लोन्स देने का? नहीं बचेगा, नहीं बचेगा ना। तो ये एक तरह का रिस्क हो गया। तो ये होता है फंडिंग रिस्क। इट इज़ द रिस्क of being unable to replace net outflows due to unanticipated withdrawal, non-renewal of the deposits। देख लो इसमें भी रिप्लेसिंग नेट आउटफ्लोज जो थे उसको रिप्लेस नहीं कर पा रही। जितना वो पैसा बाहर भेज रहा है तो उनके पास उतना पैसा आना भी तो चाहिए। बैंक पैसा कैसे खर्च करती है? जो एफडीज होती है, जो बड़ी बड़ी जो मेच्योरिटी डेट्स की जो उनके पास कैश रिजर्व्स होते हैं, उसी पैसे को तो बैंक लोन्स में देता है लोगों को। अब वही नहीं रहेगा तो भाई फंडिंग का रिस्क तो आ ही जाएगा बैंक को। तो पहला ये पॉइंट हो गया। दूसरा होता है टाइम रिस्क। अब टाइम रिस्क में क्या होता है कि कोई सपोज आपसे लोन ले लिया, बैंक से कोई लोन लिया, वो टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं कर पा रहा है। कोई एक बिजनेसमैन है, वो टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको ही पैसा नहीं आ रहा या उसको ही अर्निंग नहीं आ पा रही, तो उसके कारण वो पैसा नहीं दे पा रहा। तो जितने भी बैंक के एसेट्स हैं, जितने भी बैंक के एसेट्स हैं वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जा रहे हैं ज़्यादा। तो इसके कारण इनका टाइम रिस्क आ गया। तो इनके पास जो इनकम इनफ्लो होनी थी चाहिए थी वो आ ही नहीं पा रही है। तो ये हो गया अपना टाइम रिस्क। इट इज़ द रिस्क ऑफ बीइंग अनेबल टू कंपनसेट फॉर नॉन रिसीट ऑफ expected inflows of funds, example performing assets turning into NPAs due to non payment of loan। हो गया ये टाइम रिस्क। तीसरा है रेपुटेशनल रिस्क। अब इसमें क्या होता है कि ना बैंक की इमेज को ठेस पहुंच जाती है। कुछ होता है नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई बैंक की, या कोई इंसान भाग गया लोन लेके तो बैंक का दिक्कत हो गया, वो बैंक भी एसोसिएट हो गया उस सब चीज़ों से, या डिफेम हो गया, या नोटोरियस वे में बैंक आ गया, तो इसके कारण उनकी रेपुटेशन को ठेस पहुंचती है। तो इसके कारण भी उनको बहुत सारी लॉस होती है। लोग क्या करते हैं, समझ लो कोई बैंक का नाम उछल गया तो लोग चले जाते हैं उस बैंक में और अपने पैसे निकालने लग जाते हैं, है ना, अपने साइड डिपॉजिट निकालने लग जाते हैं क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता उस बैंक में। तो इसके कारण उनको रिस्क हो जाता है। अब देखो रेपुटेशन खराब होने से वापस फंडिंग का रिस्क आएगा। लोग, मैंने आपको बताया था फंडिंग रिस्क में क्या होता है, एफडीज लोग निकाल के जा रहे हैं, तो मतलब अगर रेपुटेशन का भी रिस्क हो गया समझ लो बैंक में, तो ऑटोमेटिकली लोग आएंगे और अपने पैसे निकाल के जाएंगे, तो वहाँ पे बैंक को क्या हो गया, फंडिंग रिस्क भी आ गया, ठीक है। तो उससे समझ रहे हो आप, वो एक साइकिल में फंस जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली सब कुछ कनेक्टेड है लिक्विडिटी रिस्क से। तो ये 3 टाइप्स के लिक्विडिटी रिस्क भी हमने अभी डिस्कस कर लिए। आई होप आपको काफ़ी ईजी वे से ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। सिस्टमैटिक रिस्क और सिस्टेमिक रिस्क। तो जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है वो क्या होता है, वो एक ऐसा टाइप का रिस्क है जो कि एंटायर मार्केट से एसोसिएट होता है, ठीक है। ये पेस्टल आप याद रखिए, ये जो रिस्क होता है ये मतलब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण होता है। मतलब ग्लोबल में अगर कोई रिस्क हो रहा है, समझ लो फॉर एग्जांपल अभी ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, यूएसए में इकोनॉमी डाउन चल रही है, तो वो जो वहाँ डाउन चल रही है वो उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी आएगा, उसका इम्पैक्ट सारे वर्ल्ड में जाएगा क्योंकि उससे प्रोजेक्ट्स हम सब उससे कनेक्टेड है। अभी तो बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्टेड, सारे फाइनेंशियल सिस्टम, आईटी हब्स सब कुछ कनेक्टेड है। तो हम लोग एक फैमिली है, पूरी वर्ल्ड एक फैमिली है और जो आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो एक को कुछ होगा तो उसके बाद सब लोग इफेक्ट होंगे। तो ये होता है सिस्टमैटिक रिस्क जो कि जायज़ है, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन से कारण आता है, या पॉलिटिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल टेंशन हो गई तो ये रिस्क आता है। और एक होता है सिस्टेमिक रिस्क। ये क्या होता है, ये एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री में ही आता है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब
पूरे हर एक इंडस्ट्री सेक्टर इसमें अफेक्ट हो रहे हैं। कोविड-19 एक सिस्टमैटिक रिस्क था आप कह सकते हो, क्योंकि उसमें सब कुछ अफेक्ट हो गया था, वो सारी एंटायर मार्केट को खाने लग गया था। पर सिस्टेमिक रिस्क मतलब आप कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक पर्टिकुलर या लाइक एनर्जी सेक्टर हैम्पर हो रहा है, ठीक है, एनर्जी सेक्टर हैम्पर हो रहा है, तो वो आप एक सिस्टेमिक रिस्क बोल सकते हो, जिसमें आपकी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री ही इफेक्ट होती है, या पर्टिकुलर कंपनी इफेक्ट होती है, इंडस्ट्री इफेक्ट होती है, वो होता है सिस्टेमिक रिस्क। तो यू कैन से दैट जो सिस्टेमिक रिस्क है वो एक सबसेट है सिस्टमैटिक रिस्क का, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा रिस्क। और अब हम पढ़ेंगे रिस्क आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों, कभी भी कोई प्रॉब्लम अकर होती है तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? क्या हम डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल लेते हैं उसका? नहीं, सबसे पहला प्रोसेस होता है आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। जब हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं तब जाके हम वेरियस मेथड्स ढूंढते हैं, वेरियस सॉल्यूशंस ढूंढते हैं कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर पाए, ठीक है। तो यहाँ बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से भी यही होता है। तो बैंकिंग में क्या होता है कि आपके बैंक में कौन सा रिस्क हो रहा है, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है रिस्क को आइडेंटिफाई करना। देन हम उसके आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है आपके रिस्क मैनेजमेंट में, अगर आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफाई करो। सही रिस्क आइडेंटिफाई करना दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है। तो यही होता है आपका रिस्क आइडेंटिफिकेशन। और इससे आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है दोस्तों, वो है वैल्यू एट रिस्क, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको 3 फैक्टर्स कंसिडर करने हैं। एक होता है टाइम फ्रेम, मतलब इस टाइम में आपको इतना का नुकसान हो सकता है, पहला। सेकंड है कॉन्फिडेंस लेवल, मैं इतने % कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि आपको इस टाइम में इतना नुकसान हो जाएगा, ठीक है, समझे। पहला है टाइम फ्रेम, आपको इतने टाइम में नुकसान हो सकता है। दूसरा कॉन्फिडेंस लेवल कि मुझे कितना कॉन्फिडेंस है कि इतने टाइम में आपको नुकसान हो जाएगा। और तीसरा लॉस अमाउंट कि आपको कितना नुकसान होने वाला है, ठीक है। इस 3 चीज़ों को आप एकदम ध्यान रखिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे इसे हम देखते हैं। समझ लो आप एक बैंक है, समझ लो SBI एक बैंक है, उसने 2 लोग को लोन दे दिया, ठीक है। 2 लोग को उसने लोन दे दिया। एक की क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है, एक की क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब है। उसने लोन दे दिया, ठीक है। अब जो है, अब वो उसका एक CA वाला फ्रेंड है, उसने बोला कि देखो आपने इसको लोन दिया, इसकी क्रेडिट हिस्ट्री ऐसी है। उसके हिसाब से उसने कुछ एनालिटिक्स लगाया और उसने बताया कि आपका जो रिस्क परसेंटेज है इंसान को जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, आपको लॉस होने का जो रिस्क है, मैं 99% से कह सकता हूँ कि आपको 1 साल में 2 लाख का लॉस हो सकता है, ठीक है। ये एक हो गया। जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब है, मैं कह सकता हूँ 99% में कह सकता हूँ आपको 1 साल में 10 लाख का लॉस हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो वैल्यू एट रिस्क यही होता है। वैल्यू एट रिस्क एस्टिमेट्स हाउ मच अ सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स माइट लूज गिवन नॉर्मल मार्केट कंडीशंस एंड अप्रोच टू मेजर द रिस्क एसोसिएटेड विद एक्सपोजर्स। अब इसको मेजर कौन करता है, कौन ये सब चीज़ों को देखता है? अ बॉडी कॉल्ड बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन्स, BFS बोलते हैं इसे, विच वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ RBI। एक बॉडी है आपकी, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, नाम से समझ में आ रहा है, फाइनेंस को सुपरवाइज करना, फाइनेंस की देख रेख करना। तो जितना भी रिस्क, कितना इन्वेस्टमेंट आपको लूज हो सकता है, 3 फैक्टर्स जो मैंने बताया, टाइम फ्रेम, कॉन्फिडेंस लेवल और लॉस अमाउंट, इसको देख रेख करना BFS का काम होता है। और ये किसके अंडर वर्क करता है? ये RBI के अंडर कंट्रोल में वर्क करता है। सुपरवाइजेस ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट स्टॉक मार्केट एंड इंश्योरेंस, ठीक है। आई होप आपको ये पूरी स्लाइड अब समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे कैमल्स रेटिंग सिस्टम। ये एक ऐसा रेटिंग सिस्टम है जो कि बेसल कमेटी ने रिकमेंड किया। तो इस सिस्टम में क्या होता है, जो अपनी बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन है, BFS जो होती है, वो चेक करती है डोमेस्टिक बैंक का कि वो फाइनेंशियल साउंड है या नहीं। क्या जब रिस्क आ जाए बैंक के ऊपर, क्या वो इस रिस्क से उभर पाएगी या नहीं उभर पाएगी। ये काम होता है इस रेटिंग सिस्टम का, और ये रेटिंग सिस्टम अच्छे से उसको एवेल्युएट करता है।
ठीक है। इसके 6 कंपोनेंट्स हैं टोटल। दिस मॉडल कंसिस्ट ऑफ टोटल 6 कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज योर C फॉर कैपिटल एडिक्वेसी। कैपिटल एडिक्वेसी मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको आपने पढ़ा होगा CRR होता है, कैश रिजर्व रेशियो, जो कि बैंक एक मिनिमम अमाउंट मेंटेन रखती है कैश के फॉर्म्स में, कि ताकि कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन अगर आ गए बाई चांस, तो क्या वो उस सिचुएशन को हैंडल कर पाए, ताकि वो एक कैश का जो रिजर्व है वो रखती है, ताकि वो उस इमरजेंसी सिचुएशन से बाहर निकल जाए। तो ये क्या कहता है, कैपिटल एडिक्वेसी इज द स्टैट्यूटरी मिनिमम रिजर्व्स ऑफ कैपिटल विच अ बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मस्ट है। समझे, इतना मिनिमम कैपिटल होना चाहिए ताकि आप उस सिचुएशन अगर बाई चांस आती है तो आपका वो कैपिटल काम आ जाए। बस पहले का मतलब ये था। तो वो एक रेटिंग सिस्टम का पहला पार्ट, कैपिटल एडिक्वेसी कंप्लीट है। सेकंड है अपना एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी का ये मतलब होता है, फॉर एग्जांपल बैंक्स का एसेट क्या है, बैंक ने किसी को लोन दिया तो वो जो इंसान है वो इंसान उसको इंटरेस्ट देगा, वो इंसान से ही उसका वो एक टाइप का एसेट है बैंक के लिए, है ना, क्योंकि वो उसे अपना पैसा देता रहेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर बैंक ने 2 इंसान को लोन दे दिया, वही एग्जांपल, एक की क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है, एक की क्रेडिट हिस्ट्री बहुत ख़राब है। जो बैंक ने अच्छे क्रेडिट हिस्ट्री को लोन दिया है उसका एसेट क्वालिटी अच्छा होगा, जो बैंक ने अगर ख़राब क्रेडिट हिस्ट्री वाले इंसान को दे दिया है तो उसकी एसेट क्वालिटी ख़राब होगी। तो एसेट क्वालिटी वही डिटरमाइन करती है कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ लोन्स है गिवन बाय द बैंक वो कैसे हैं, क्या वो अच्छे हैं या बेकार हैं। ठीक है, तो एसेट क्वालिटी आपका ये होता है। फिर थर्ड है मैनेजमेंट। बैंक्स में जितने लोग काम कर रहे होते हैं वो कितने स्किल्ड है, हाउ मच नॉलेज दे पोजेस इफ द सिचुएशन लाइक financial crisis occur, whether they can handle that loss or not. That is the main thing that is covered under the management part. So it sees whether the management institution is able to properly react to the financial stress. अगर financial stress आ गया तो क्या आपका मैनेजमेंट उससे उभर पाएगा, क्या उसके पास इतनी शक्ति है वो उस क्राइसिस को झेल ले, वही होती है मैनेजमेंट। फोर्थ पॉइंट है आपका अर्निंग्स क्वालिटी। ठीक है, अर्निंग्स क्वालिटी इज द एबिलिटी टू क्रिएट अप्रोप्रिएट रिटर्न्स। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि बैंक को जो भी अर्निंग हो रही है, बैंक से जहाँ भी इन्वेस्टमेंट किए हैं, ठीक है, उसको प्रॉपर टाइम में रिटर्न्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो उसकी क्वालिटी होती है। कोई किसी बैंक को सही से रिटर्न्स नहीं मिल रहा है उसने जहाँ भी इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी अर्निंग क्वालिटी ख़राब है। ठीक है, अब आप समझ पा रहे हैं इस रेटिंग सिस्टम, ये कितना माइन्यूटली इस रेटिंग सिस्टम को बनाया गया है और हर एक एस्पेक्ट में वो बैंक को एसेस कर रहा है। और कौन करता है ये, कौन करता है दोस्तों, पॉज करके बताइए मुझे कौन करता है। बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन्स ये आपको कहता है। और कौन रिकमेंड किया था, बेसल कमेटी ने रिकमेंड किया था। अब आता है लिक्विडिटी। लिक्विड एसेट्स फॉर एग्जांपल आप कैश के फॉर्म्स में जो रखते हैं, आप बॉन्ड्स के फॉर्म में रखते हैं, या आप गोल्ड्स के फॉर्म में रखते हैं, गोल्ड के फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, मान लो बैंक के पास 2 एसेट्स हैं, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। एक उसने CRR मेंटेन किया हुआ है, कैश रिजर्व रेशियो, और दूसरा लैंड वाला है। तो जो कैश होगा वो लिक्विड है, आप तुरंत पैसा दे दोगे। लिक्विड मतलब क्या होता है, लिक्विड मतलब ये होता है कि वो कैश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो कैश तो रखा ही हुआ है आपके पास संभाल के, उसको आपने दे दिया, इसका मतलब आपकी लिक्विडिटी अच्छी है। तो ये एक और एक एस्पेक्ट हो गया। फिफ्थ पिलर हो गया कैमल्स का, एल वाला। फिर लास्ट पिलर जो है वो है सेंसिटिविटी टू मार्केट रिस्क। अगर कुछ रिस्क अकर हुआ, आपने टाइप्स ऑफ रिस्क में पढ़ा था इसके पहले ही, मार्केट रिस्क। तो अगर कुछ भी इकोनॉमिकल फ्लक्चुएशंस हुए, कुछ भी डाउन टर्न्स आई, इकोनॉमी में डाउन टर्न आया, तो क्या आपका बैंक उसे झेल सकता है? क्या आपका बैंक ज़्यादा सेंसिटिव तो नहीं है? क्या वो बह तो नहीं जाएगा उस इकोनॉमिक डाउन टर्न में? तो ये वो 6th फैक्टर होता है, सेंसिटिविटी टू मार्केट रिस्क। आई होप आपको ये 6 फैक्टर अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अब एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। इसका मतलब क्या हुआ था दोस्तों, एक ऐसा सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी था जो कि
रिस्क होने से पहले ही हमें इन्फॉर्म कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली होती है, अगर हम उसके पहले ही सतर्क हो जाए तो हम उस नुकसान को झेलने से बच सकते हैं। वैसे ही आरबीआई ने क्या किया कि अगर कोई बैंक के जो एसेट्स हैं वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होने वाले हैं, मतलब एनपीए का मतलब होता है, समझ लो आपका कोई एसेट आपको रिटर्न्स दे रहा है बट सडनली वो आपको रिटर्न्स देना बंद कर दे। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, कोई आपने खेती करी, वो खेती की जो ज़मीन है वो उपजाऊ है, ठीक है, उसमें बहुत अच्छी फसल हो रही है, पर अचानक 1-2 साल के बाद आपने उस पर ओवर फर्टिलाइजेशन के कारण आपकी जो लैंड थी वो ख़राब हो गई। अब जो खेती वो देती थी अब वो खेती नहीं दे रही, वो फसल उगाना बंद कर दिया, तो आपको नुकसान हो गया। वैसे ही जो बैंक के एसेट्स होते हैं वो जब रिटर्न देना बंद कर देते हैं तो अब हम उन्हें कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो जब एक बैंक ऑलरेडी पता चल जा रहा है कि वो प्रॉब्लम में जाने वाला है तो हम उसको रोक देना ताकि वो प्रॉब्लम में ना जाए। तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई इंट्रोड्यूस द पीसीए फ्रेमवर्क इन 2002 एज a structured early intervention mechanism for banks that become undercapitalized due to poor asset quality or vulnerable due to loss of profitability। ठीक है, it aims to check the problem of NPAs in the Indian banking sector and to initiate and implement remedial measure in a timely manner so as to restore its financial health। समझे इसका मतलब, एनपीएस को रोकने के लिए पहले ही रोक देता है ताकि उनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो ज़्यादा डिग्रेड ना हो बैंक्स की, वो पहले ही वक्त रहते ही उसको संभाल लिया जाए। यही बस आपका कॉन्सेप्ट है प्रॉम्प्ट करेक्शन एक्शन का। अब दोस्तों हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, वो है बेसल कमेटी की जो रिकमेंडेशंस जो हमने अभी पढ़ी थी उसके ऊपर हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको एकदम अच्छे से समझाता हूँ, बहुत आसान भाषा में। हर एक कंट्री के अपने अपने सेंट्रल बैंक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यूएस का अपना बैंक है, हमारा आरबीआई है, यूरोप का सेंट्रल बैंक है। तो जो सारे सेंट्रल बैंक है उसके ऊपर भी एक चीज़ होती है जो ये देखता है कि कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी है कि नहीं। हमारा सेंट्रल बैंक हमारे इंडिया का देखता है और यूएस का यूएस वाला देखता है, यूरोप का यूरोप वाला देखता है। पर इन सब का, क्योंकि ये सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि हम लोग ग्लोबलाइजेशन के तहत सब लोग आपस में इंटरकनेक्टेड है। एक को भी कुछ होगा तो दूसरा भी इफेक्ट हो जाएगा, दूसरा होगा तो तीसरा भी इफेक्ट होगा, ऐसे करके एक चेन बनती जाएगी और सारा वर्ल्ड उससे इफेक्ट होगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑल ओवर दी वर्ल्ड बने रहे उसको कौन देखता है, ये है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसका काम ये होता है। तो द बेसल कमेटी इज द प्राइमरी ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर फॉर द प्रूडेंशियल रेगुलेशन ऑफ बैंक्स, ठीक है, एंड प्रोवाइड्स अ फोरम फॉर कॉपरेशन ऑन बैंकिंग सुपरवाइजरी मैटर्स। आप समझ में आया दोस्तों, एक मिशन था बीआईएस का कि सेंट्रल बैंक सारे नेशन के सेंट्रल बैंक को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें ताकि उनके बीच में कॉपरेशन अच्छा रहे और सब लोग की फाइनेंशियल हेल्थ सब कंट्री की अच्छी रहे। ठीक है, अब ये क्या होता है, अब इसमें कुछ नॉर्म्स होते हैं बेसल के, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3, इसमें 3 टाइप के नॉर्म्स होते हैं। तो क्या होता है, अब जो बैंक एसेट क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है वो क्लासीफाई करता है बैंक एसेट्स को कि वो कितना रिस्की है। ठीक है, इसी बेसल में ये बताया जाता है कि आपके जो एसेट्स हैं वो कितने रिस्की है, कितने % का रिस्क उसमें इन्वॉल्व है। उसको हमने 5 कैटेगरीज में नापा है, वो है 0%, 10%, 20%, 50% और 100%। ठीक है, और ये सब कौन पुट फोर्थ किया है, आपकी बेसल कमेटी ने ही पुट फोर्थ किया हुआ है। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है, ये बेसल 1 है। तो बेसल 1 को वापस मैं आपको समराइज कर रहा हूँ, इट इज़ अ सेट ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस पुट फोर्थ बाय बेसल कमेटी ऑन बैंक सुपरविजन। समझ गए, ये इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस के तहत बेसल कमेटी को पुट फोर्थ किया गया है। भाई कुछ कुछ रेगुलेशंस है, आपको देखना है। इसका मेन एम क्या है, क्रेडिट रिस्क को मिनिमाइज करना है, रिस्क कम करने के। अब जो भी काम होंगे दोस्तों उसको रिस्क कम करने के लिए काम होगा। तो भाई रिस्क कम करने के लिए क्या होगा, वो क्या करेगा, सबसे पहले बैंक एसेट्स को बांट दो कैटेगरीज में। कैसे बांटोगे भाई, रिस्क % कितना है,
रिस्क कम है तो अच्छी बात है, रिस्क ज़्यादा है ज़्यादा बेकार बात है। अब उसको बांट दो 5 कैटेगरी में। 5 कैटेगरी कौन सी है? 0, 10, 20, 50, 100। समझ गए? याद हो गया? ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है रिस्क वेटेड एसेट्स का। ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे से इसे। फॉर एग्जांपल, जो बैंक है वो 3 लोगों को लोन दे रहा है, 1 CR का लोन दे रहा है, और उसमें कुछ रिस्क परसेंट है। मैं टोटल रिस्क परसेंट इन एसेट्स का रिस्क का वेट कैलकुलेट कर रहा हूँ, रिस्क का वेट कैलकुलेट कर रहा हूँ। 3 लोगों को लोन दिया 1 CR का, 1 CR को पर्सन ए को दिया, पर्सन बी को 1 CR का, पर्सन सी को 1 CR का। वो और पता चला कि पर्सन ए का जो रिस्क इन्वॉल्व है वो है 20% अकॉर्डिंग टू इट्स क्रेडिट हिस्ट्री, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं पुराने वाले। सेकंड बोलता है कि भाई सेकंड आपका पर्सन बी है वो रिस्क फ्री है, 0% रिस्क का। और थर्ड वाला बहुत बेकार इंसान है, 100% रिस्क है भाई, इसको लोन देना। तो बैंक का वेटेड रिस्क क्या होगा? पहले वाले का कितना था? 20%, तो 20/100 इंटू 1 करोड़, ये पहला हो गया। सेकंड का कितना का? 1 CR प्लस 0/100 दैट इज 0, प्लस 1 CR इंटू 100% दैट इज 1। तो टोटल रिस्क जो वेट का एसेट आ गया आपका, रिस्क इसके एसेट्स बोलेंगे इसको, रिस्क वेटेड एसेट्स, वो आपका 1.2 CR आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जानने की ज़रूरत है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स। ये रेशियो बेसिकली उसको चेक करने के काम में आता है कि आपका बैंक कितना रिस्की है। अगर कैपिटल आपके पास ज़्यादा है और रिस्क वेटेड एसेट्स कम है तो डेफिनेटली इट्स अ पॉजिटिव साइन। बट अगर आपका कैपिटल कम है और रिस्क वेटेड एसेट्स ज़्यादा है तो इट्स अ साइन ऑफ कंसर्न। और जो यूजुअली कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो होता है वो RBI ने सेट किया है कि बैंक का यूजुअली 9% से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स इंटू 100 शुड बी ग्रेटर और इक्वल्स टू 9। ठीक है। तब अकॉर्डिंग टू द बेसल फॉर्मेट्स तो ये फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें कैपिटल भी 2 टाइप्स की आ रही है। एक है Tier 1 कैपिटल जो कि यूजुअली इक्विटी कैपिटल होती है, प्लस आपका CRR और SLR होता है। और Tier 2 में आपका आता है, एकदम इसको डीप में जानने की ज़रूरत नहीं है। Tier 2 में आपकी आती है अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स, जनरल लोन, हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, सब ऑर्डिनेटेड टर्म डेट और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स। इसको आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं पूछेगा एग्जाम में, आपसे बस कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का फॉर्मूला पूछ सकता है। और कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो दोनों सेम होता है। ठीक है, ये याद रख लो। तो कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 9। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि मेरा Tier 1 का कैपिटल है कुछ 10 CR, Tier 2 का कैपिटल है 20 CR, रिस्क वेटेड एवरेज आपने निकाल लिया जो आपको दिया हुआ है, रिस्क वेटेड एसेट्स हमने लास्ट प्रीवियस स्लाइड में निकाली जो कि 1.2 CR के अराउंड आई थी। तो मैंने कैपिटल Tier 1 का 10 दिया, इसका 10 दे दिया, 10 lakhs और इसका दे दिया 1.2 CR। तो 20 lakhs टोटल आ गया आपका न्यूमरेटर में, 20 कैपिटल हो गया 20 lakhs अपॉन 1.2। ठीक है, अपॉन 1.2 1/6 के अप्रॉक्स आ रहा है। 1/6 मतलब आपकी 16.65%। गुड, आप रिस्क फ्री हो दोस्तों, आप लोग रिस्क फ्री हो। ठीक है, आपका बैंक रिस्क फ्री है। समझ में आ गया? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब बेसल 2 में आते हैं। बेसल 2 भी वैसा ही है। बेसल 2 आपकी जो यूजुअली था वो आपका रिलीज हुआ रिवाइज्ड कैपिटल फ्रेमवर्क इन जून 2004 में, आपका वो हुआ। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि हर एक कंट्री की अपनी अपनी जो वो रहती है, अपनी अपनी सेंट्रल बैंक्स होती है, वो अपने कंट्री का फाइनेंशियल हेल्थ देखती है, फाइनेंशियल हेल्थ चेक करती है अपने बैंक्स वेदर दे आर फाइनेंशियली साउंड और नॉट। ठीक है, चलो वो तो कर लिया। पर बैंक वाले भी बड़े शैतान होते हैं दोस्तों, चीज़ों को वो डिस्क्लोज नहीं करते। कुछ चीज़ें वो खुद कर लेते हैं लेकिन वो बताते नहीं है सेंट्रल बैंक। होते हैं ना ऐसे, जैसे बच्चे बड़े शैतान हो जाते हैं, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताते, वो अपने डिसीजंस खुद लेने लगते हैं। तो वैसे ही यहाँ के बैंक्स भी हो रहे थे, वो अपने डिसीजंस खुद लेते थे
और फिर रिस्क में आ जाते थे, फिर बाद में आरबीआई को पता लगता था। पर इसके तहत ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, अब बैंक को ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। आपको बताना है कि भाई हमने ये यहाँ इन्वेस्ट किया, क्या हम यहाँ इन्वेस्ट कर लें? आरबीआई बोलेगा बिल्कुल करो, तो वो करेगा। करे नहीं तो नहीं। तो वैसे जैसे हम बच्चे माँ बाप को अब कुछ नहीं बताते, बट यहाँ पे बैंक्स को बताना ज़रूरी हो गया है। बैंक आरबीआई का बच्चा है लेकिन उसको बताना पड़ेगा। तो ये कंपल्सन आ गया, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करी गई ताकि फिनेंशियल हेल्थ बैंक की मेंटेन रहे और रिस्क कम हो जाए। अल्टीमेटली मेन एम क्या है ये सब चीज़ों का? रिस्क को कम करना। समझ में आ गया दोस्तों? बहुत इजी लैंग्वेज में समझा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे अपना लास्ट कॉन्सेप्ट आता है आज की क्लास का, वो है बेसल नंबर 3। सेम ये वही पिलर्स थे, आपको मैंने ऑलरेडी यूनिट 1 में पढ़ाया था कि 2007 और 2008 में फिनेंशियल क्राइसिस आए। ठीक है, उस क्राइसिस के कारण बहुत सारे नुकसान हो गए। लेमन ब्रदर्स फेल हो गया, फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी डाउन थी। उसके बाद बेसल कमेटी ने बोला भाई हम लोग और कुछ स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लाते हैं, हम अपने एग्जिस्टिंग नॉर्म्स को और स्ट्रिक्ट करेंगे। तो फिर उसने रिकमेंड किया कि देखो भाई बैंक लोग आप लोग क्या करो, आप लोग जितना भी लोन्स लेते हो, जितना भी डिपॉजिट्स लेते हो लोगों से, उसको एक काम करो, उसको सारा मत डिस्ट्रीब्यूट करो, थोड़ा अपने पास रखो, थोड़ा अपने पास रिजर्व करके रखो उसको, ताकि जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो आपको नुकसान ना हो। तो दोस्तों यही था बेसल नंबर 3 में। तो आई होप आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। आपको मैं बहुत क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूँ दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है ये सब लेक्चर्स बनाने में मुझे, तो आप भी समझिए इसको। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके फैला दो यार, मार्केट में फैला दो, क्योंकि इतना फ्री में तो कोई नहीं पढ़ाता और हमें भी बहुत मेहनत लगती है सब करने में, क्योंकि भाई मेरी क्लासेस रहती है दिन भर, असाइनमेंट्स होते हैं, क्विजेस रहते हैं इतने सारे, मतलब हम लोग थक जाते हैं। लेकिन फिर भी सिर्फ मेरा एक ही मोटिवेशन है कि भाई लोगों तक क्वालिटी कंटेंट पहुंचे बहुत अच्छे से, क्योंकि लोग आरबीआई की कोचिंग में यूजुअली देखता हूँ कि बहुत कम लोग को उसके कंटेंट का एक्सेस होता है, लोगों को मिल नहीं पाता, या तो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट होता है तो नॉर्मल बच्चे दे नहीं पाते। तो हमने यही इनिशिएटिव रखा है कि भाई हमारे थ्रू अगर किसी का भला हो जाए तो भाई इससे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए भी कुछ नहीं होगी। तो भाई प्लीज़ मेरा बस एक ही गुजारिश है, इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।